हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है IAS 12 से रिलेटेड कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव राइज टू अ डेफर टैक्स। अब डेफर टैक्स का कॉन्सेप्ट हमें इस एंगल से अंडरस्टैंड करना है कि डेफर टैक्स या तो टेम्परेरी डिफरेंस से क्रिएट होता है या अनयूज टैक्स लॉसेस और अनयूज टैक्स क्रेडिट से क्रिएट होता है। तो अनयूज टैक्स लॉसेस से तो डेफिनेटली डेफर टैक्स क्रिएट होगा। इसी तरह डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन से भी एक टेम्परेरी डिफरेंस राइज होता है, उससे भी डेफर टैक्स क्रिएट होगा। एक्सपेंस चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बट नॉट अलाउएबल इन टैक्स। तो ये जो चीज़ प्रॉफिट और लॉस में आपने एक्सपेंस बनाई है लेकिन टैक्स में वो अलाउ होंगे ही नहीं। एक तो ये है कि बाद में जाके अलाउ हो जाते तो तब भी हम कहते हैं कि ये टेम्परेरी डिफरेंस है, लेकिन जब वो कभी अलाउ नहीं होंगे तो वो एक किस्म का परमानेंट डिफरेंस बन जाता है और ऐसे परमानेंट डिफरेंस की वजह से डेफर टैक्स राइज नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर बनता है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट बट नॉट अलाउएबल इन टैक्स, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये इस लिहाज से डिफरेंट है कि रिवैल्यूएशन का गेन अकाउंटिंग में अभी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा एज गेन ऑन रिवैल्यूएशन, लेकिन टैक्सेशन के अंदर जब उस एसेट को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा तो तब उसका जो गेन होगा वो उस हिसाब से टैक्स हो रहा होगा। तो अल्टीमेटली टैक्सेशन के अंदर रिवैल्यूएशन के गेन भी इनकॉर्पोरेट हो रहा होता है, सिर्फ टाइम डिफरेंट होता है, यानी डिस्पोजल के टाइम पर वो उसको कंसीडर कर रहे होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ये भी IAS 12 से रिलेट करता है। इट इज विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स वेयर कैरिंग अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू टैक्स बेस। तो कौन सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कैरिंग अमाउंट हमेशा जो है वो टैक्स बेस के इक्वल होगी, और कैरिंग अमाउंट अगर टैक्स बेस के इक्वल होगी तो इसका मतलब है नो टेम्परेरी डिफरेंस। क्योंकि अगर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस होता है उसी को टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं। तो इट मीन्स कि ये वो सिचुएशन हमसे पूछना चाह रहे हैं जिसमें टेम्परेरी डिफरेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले है जी एक्रूड एक्सपेंस दैट हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड इन डिटरमिनिंग द करंट टैक्स। अच्छा, अब बात यह है कि एक्रूड एक्सपेंस का मतलब है कि अकाउंटिंग में उन्हें एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया गया है और डिडक्शन आपको टैक्स के अंदर में मिल गई है। तो अकाउंटिंग में भी डिडक्शन मिल गई है, टैक्स में भी डिडक्शन मिल गई है, तो टेम्परेरी डिफरेंस तो कोई ना रहा क्योंकि दोनों में सेम हो गया। सो एक आंसर हमारा ये है। दूसरा है अलाउंस फॉर बैड डेट्स वेयर टैक्स रिलीफ इज ग्रांटेड व्हेन द डेट इज रिटर्न ऑफ। अब इसके अंदर डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि जो अलाउंस फॉर बैड डेट है उसके साथ डाउटफुल डेट का एक्सपेंस अकाउंटिंग में अभी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, लेकिन टैक्स में जब वो डेट एक्चुअली रिटर्न ऑफ होगा यानी जब वो बैड डेट बन जाएगा तब रिकॉर्ड होगा। तो दोनों में डिफरेंस है कि अकाउंटिंग के अंदर पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है और टैक्स में बाद में रिकॉर्ड हो रहा है। तो डिफरेंस है और डिफरेंस भी टेम्परेरी है। थर्ड है एक्रूड इनकम दैट विल नेवर बी टैक्सेबल। नेवर बी टैक्सेबल का मतलब है वंस अगेन कि टेम्परेरी डिफरेंस तो नहीं है, तो इसके अंदर भी परमानेंट डिफरेंस राइज हो जाएगा और परमानेंट डिफरेंस आ जाएगा तो ये भी हमारा आंसर का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद है कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट विच आर अलाउएबल इन टैक्स अपॉन पेमेंट। तो अकाउंटिंग में आप एक्रूवल की बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और टैक्स में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं पेमेंट की बेसिस पे। तो दोनों में एक्सपेंस कंसीडर हो रहा है, सिर्फ डिफरेंट टाइम में हो रहा है कि अकाउंटिंग के अंदर वो पहले रिकॉर्ड हो रहा होगा और पेमेंट बाद में हो रही होगी तो टैक्स में बाद में रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो ये भी एक किस्म का डिफरेंस आ रहा है और ये टेम्परेरी डिफरेंस है क्योंकि अल्टीमेटली दोनों जगह पर एक्सपेंस ने रिकॉर्ड हो जाना है। तो हमारा आंसर है ए एंड सी। थर्ड क्वेश्चन भी IAS 12 से रिलेट कर रहा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू बिल्डिंग ऑफ जेट लिमिटेड। At 1st January 2018, the carrying amount of building exceeded its tax base by 1,275,000। तो इससे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा क्योंकि कैरिंग अमाउंट अगर ज़्यादा है एसेट की। चलिए उसके बाद JL क्लेम टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ 750,000 एंड चार्ज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 675,000। तो टैक्स में फिर मजीद ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होने से जो डिफरेंस है वो फिर बढ़ जाएगा मजीद और 675,000 का डिफरेंस जो है वो राइज हो जाएगा। इन दोनों की वजह से जो इनका नेट बनता है दैट इज अराउंड 75,000। तो एक डिफरेंस तो ये भी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद है
As at 31st December 2018, JL increased the carrying amount of the building by 375,000 on account of revaluation. Revaluation is not allowed in tax. Once again इससे भी आपका जो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा। तो अब इसको जो कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट वेज हैं। 32% का हमें टैक्स रेट गिवन है और उन्होंने कहा जी डेफर टैक्स लाइबिलिटी बताएं एट 31 दिसंबर 2018। तो मैं इसकी एक ज़रा लॉन्ग कैलकुलेशन भी आपके साथ दो इलस्ट्रेट करके शेयर कर लेता हूँ और फिर एक शॉर्टकट भी शेयर कर लेते हैं। सो हमें ये नहीं बताया हुआ कि कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस क्या है ओपनिंग टाइम पर। लेट्स एज्यूम दैट इट इज़ एक्स प्लस 1,275,000, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंस 1,275,000 का है। उसके बाद अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन और टैक्स की डेप्रिसिएशन से 75,000 का डिफरेंस और आ जाता है। उसके बाद 375,000 की रिवैल्यूएशन होगी और टैक्स बेस में उसको का कोई इफेक्ट नहीं है टैक्स में, तो 375,000 का और इफेक्ट आ जाता है। तो 1,725,000 का टोटल डिफरेंस बन गया। इन तीनों को ऐड करके 32% से आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो 552,000 आपका जो है वो आंसर बन जाता है। ये डी आंसर होगा। और अगर आप मैथमेटिकली कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस देखें तो दैट इज़ एग्जैक्टली 1,725,000। यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ओरिजिनल जो डिफरेंस है टैक्स बेस के साथ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस वो 1,275,000 का है। 75,000 से फिर टेम्परेरी डिफरेंस बढ़ गया। उसके बाद 375,000 से मजीद टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बढ़ गया। तो टोटल टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस जो है वो हमारे पास 1,725,000 आता है और इसका आप जब 32% लेते हैं तो आंसर मिल जाता है। फोर्थ क्वेश्चन IAS 41 एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि IAS 41 इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिफोर द हार्वेस्ट, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, आफ्टर द हार्वेस्ट, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द हार्वेस्ट। तो इसमें पॉइंट ये है कि स्पेसिफिकली IAS 41 ये कहता है कि IAS 41 को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट अप्लाई। अच्छा, अब आफ्टर द हार्वेस्ट तो नॉर्मली कोई और स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, मोस्टली IAS 2। और बिफोर IAS 41 अप्लाई नहीं हो रहा होता क्योंकि साथ के साथ नहीं अप्लाई कर रहे होते। एक बार वैल्यूएशन होती है फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। तो ये बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वाली बात भी गलत हो जाएगी। बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। फिफ्थ है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 8 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेंज इन मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन फ्रॉम FIFO टू वेटेड एवरेज। इसके ऊपर तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अप्लाई होती हैं। ये यहाँ पर जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अप्लाई होती हैं वो वॉलंटरी चेंज वाली होती हैं। इनिशियल अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, हाँ इसके ऊपर IAS 8 अप्लाई नहीं होता, ये हमारा आंसर होगा। इस पर IAS 16 अप्लाई होता है। फॉर डिस्क्लोजर एज वेल। इसी तरह चेंज इन रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी होगी तो वो भी IAS 8 अप्लाई होगा। और नन ऑफ अब इस वजह से गलत हो जाता है कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। सिक्स्थ है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल साइज कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। तो स्मॉल साइज कंपनी कंपनीज एक्ट के 3rd शेड्यूल में डिफाइन की हुई है। तो उसको अगर हम देखें तो वहाँ पे जो डेफिनेशन है वो है कि जी प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, पेड अप कैपिटल 10 मिलियन का होना चाहिए, टर्नओवर 100 मिलियन होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल एसेट्स, तो इम्प्लाइज जो हैं वो 250 वाले, तो ये बातें ठीक हैं। तो ये वाला जो है नॉट के हिसाब से टोटल एसेट लिखा हुआ है, टर्नओवर है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन जी जो हमारे पास है ये लीजिंग से है रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट। तो राइट ऑफ यूज़ के बारे में IFRS 16 जो स्टेट करता है, तो इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी तो शामिल करनी होती है। इसी तरह लीज पेमेंट जो पहले कर चुके होते हैं आपने वो भी शामिल करनी होती हैं।
इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी शामिल करनी होती हैं, वो यहाँ ऑप्शन में मौजूद नहीं है, और एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग भी शामिल करना होता है। हाँ, ग्रॉस लीज रेंटल्स को इंक्लूड करने का कोई पॉइंट नहीं होता इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़ के अंदर। तो इस वजह से जो हमारा नॉट के मुताबिक आंसर होगा दैट वुड बी डी। जी, तो 8th क्वेश्चन जो है ये भी IFRS 16 लीजेस से रिलेट करता है। इसमें है कि वुड लीजिंग लिमिटेड हैज़ लीज्ड सर्टन इक्विपमेंट ऑन 1 जुलाई 2018। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट हमें गिवन है जी 67 मिलियन की। अमाउंट रिसीव्ड जो है 1 जुलाई को ही, यानी स्टार्ट में वो 5.50 की रिसीव हो गई, जिसे डाउन पेमेंट आप कह सकते हैं। 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेबल इन एरियर्स हैं, यानी ईयर एंड पर 20 की। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू एक्सपायरी ऑफ लीज पर है 10 की। और यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट जो है वो 5 ईयर्स दी हुई है, जबकि जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 4 हैं। तो इम्प्लिसिट रेट इन द लीज जो है वो 16% है। तो डेप्रिसिएशन तो खैर वैसे भी चार्ज नहीं होनी, क्योंकि हम लेसर की अकाउंटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो व्हाट अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज विल बी प्रेजेंटेड इन नॉन करंट एसेट एज एट 30 जून 2019। अच्छा, लीज के का जो कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन करने का, वो ये है कि आप लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लें, और आपको जिस ईयर की कैलकुलेशन चाहिए उससे 1 साल आगे तक की कैलकुलेशन करें, ताकि आप करंट और नॉन करंट को प्रॉपरली डिस्टिंग्विश कर सकें। तो इसी पॉइंट को हम फॉलो करते हैं और एक सिंपल सा शेड्यूल बना लेते हैं। तो हम जो शेड्यूल बनाएंगे उसमें जो हमारी अमाउंट होगी वो इन दोनों का नेट होकर बनेगी, क्योंकि 67 मिलियन आपने बेसिकली ओरिजिनली इन्वेस्ट किया, 5.50 आपको फ़ौरन मिल गए, तो जो ये अमाउंट होगी नेट दैट वुड बी 61.5। यहाँ से हम अपना शेड्यूल शुरू करेंगे। तो 61.5 से शेड्यूल शुरू करते हैं। 16% इंटरेस्ट लिया, 9.84, 20 के रेंटल में 9.84 निकाल दें तो बाकी प्रिंसिपल है 10.16। और अब अगर आप ओपनिंग में से प्रिंसिपल माइनस कर दें तो आपके पास क्लोजिंग की फिगर आ जाएगी। यही क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा। इस पर जब आप इंटरेस्ट लेंगे 16%, दैट इज़ 8.21, 20 का रेंटल है, तो 20 में से 8.21 निकाल दें तो बाकी प्रिंसिपल है, एंड वंस अगेन ओपनिंग माइनस प्रिंसिपल वुड बी योर क्लोजिंग। तो आपकी जो टोटल लाइबिलिटी है 2019 में वो तो 51.34 है, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे टोटल लाइबिलिटी नहीं पूछी, वो पूछी टोटल एसेट नहीं पूछा, नॉन करंट एसेट पूछा है सिर्फ। तो जो नॉन करंट एसेट है वो अगले साल में जो प्रिंसिपल पे होना है वो करंट एसेट है, और जो अगले साल में की पेमेंट करने के बाद बच जाएगा, इन 12 मंथ के बाद बच जाएगा, वो नॉन करंट एसेट है। तो हमारा आंसर ये 39.55 मिलियन होगा। So that is our answer. That's all. Share your feedback in the comments below.